when I tell your point of view with all my friends, they say West controls everything, कि डॉलर टू गो डाउन। उसका आंसर पहले दे चुके हैं वो। वेस्ट का ही प्लान है नीचे लाने का। देखिए, भारत वेद प्रकाश जी, एक बात समझे, जब आप वेस्ट करके शब्द बोलोगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो समझ फर्क करना चाहिए ग्लोबलिस्ट, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच। जब आप फर्क करना सीखोगे, कि ये लुटियंस एक्सपर्ट्स को भी सीखना चाहिए कि तीनों में फर्क है, तो उनको भी समझ में शायद आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग कहीं और हो रहा है, गवर्नमेंट कहीं और है, सिटीजन्स का कुछ और ही। सिटीजन्स को कौन पूछ भी रहा है वेस्ट में, राइट? जब यूक्रेन वॉर हुआ तो किसी सिटीजन, वेस्टर्न सिटीजन्स को किसी को पूछा था कि हम फ्रीज करने वाले हैं रशिया के जो रिजर्व्स हैं वो? किसी वेस्टर्न सिटीजन्स को पूछा था कि रशिया का ऑयल गैस बैन करके हम भारत और चाइना से खरीद के 10 टाइम्स आपको बेचने वाले हैं और प्रॉफिट कमाएंगे? वेस्टर्न सिटीजन्स को पूछा था? सिटीजन को कौन पूछता है? तो जब आप वेस्ट लिखते हो तो किसी को समझ नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो पहले डिसीजन मेकिंग किस चीज का किधर है, वो लेयर्स आपको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे चाइना का है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अलग है, शी जिनपिंग का फैक्शन अलग है, चाइनीज सिटीजन्स अलग है, और पीएलए पूरा अलग है। तो डिसीजन मेकिंग किस चीज का कहाँ हो रहा है वो समझना पड़ेगा। हम तो ओवरऑल चाइना बोल दोगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। यू कांट प्रेडिक्ट लाइक मी। मेरे मेरे जैसे प्रेडिक्शन देने के लिए आपको सारी लेयर्स पता होनी चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये जो ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, आपने भी लिखा पूरा ड्रामा है, पहले इन्फॉर्म करते हैं फिर अटैक करते हैं, है ना? पहले ही बता दिया था मैंने, और ये सारे लुटियंस एक्सपर्ट्स जो है वो तैयारी में थे वर्ल्ड वॉर वाले वीडियोस बनाने के। मैंने पहले ही कैंसल आउट कर दिया उनको। आपका वरना ट्वीट आते ही सब लोग पढ़ना शुरू करते हैं, बोलते हैं ओह अभी बाद में हमें को काउंटर होने वाला है। कुछ लोगों ने चैनल पे आने से मना कर दिया, कुछ लोगों ने चैनल पे आने से मना कर दिया उसके चक्कर में। बाप रे, क्योंकि मैंने देख के ही बता दिया था कि ये नाटक हो रहा है, ये कोई रियल वॉर है ही नहीं। तो और मैंने वो भी बाद में ये संजय जी की चैनल पे तो मैंने ये भी बोला कि जापान तय करेगा कि रियल वॉर कब होना है। वो तब तक तो ये लोग बस वीडियो बना के डालने वाले थे, वर्ल्ड वॉर, चाइना वॉर, पता नहीं क्या क्या। फिर सबने कैंसिल कर दिया, बोले नहीं भाई अंकित जी मना कर। उसमें एक बाप बात रे। है, जापान और कैसे फिर डिसाइड करेगा? जापान कैसे डिसाइड हाँ, करेगा? वो तो मैंने डिस्क्लोज किया ही नहीं, तो पता कहाँ से चलेगा। हाँ। उनको पूछो जापान डिसाइड करेगा इजराइल ईरान के बारे में, तो बोलेंगे नहीं नहीं हमको नहीं मालूम। अंकित शाह को पूछो। दूसरे ही दिन फिर मैंने वो ट्वीट भी डाला कि जापान टाइम्स में लिखा है कि ईरान इजराइल वाला क्लोज हो रहा है, बाकी सारी मीडिया में नहीं लिखा है, राइट? बाकी सारे बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, ओ ईरान चैलेंजेस, इजराइल चैलेंजेस। तो ये ठीक है, अभी इनको नहीं दिखेगा जो मुझे देखता है, दैट्स ओके। लेकिन लेकिन इतना सुधार आया है आदित्य जी सोशल मीडिया में, कि वो जो पूरे दिन वर्ल्ड वॉर चलाते थे, हाँ, मतलब दिन के 3-3 4-4 वीडियोस, और भारत चाइना वॉर तो 2020 से ये लोग 2000 बार करा चुके हैं स्क्रीन करा। पे। हाँ, तो इतना हास्यास्पद है जो ये एक्सपर्ट्स बने घूम रहे हैं। तो आई थिंक इन सबको थोड़ी ब्रेक लग गई है मेरी वजह से। अरे भाई, अगर अगर आपने बंदूक उठाई है आर्मी में या कहीं पर भी, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट बन गए। उसके लिए कुछ और दिमाग चलता है, दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। हम लोग वो काम नहीं कर सकते, वो ये हमारा काम नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। बड़ा अजीब है, इसमें दिक्कत है आदित्य जी, क्योंकि जितने जियो इकोनॉमिक्स वाले हैं हाँ। उनको उनको जियो पॉलिटिक्स नहीं समझ आता, और जो जियो पॉलिटिक्स वाले हैं उनको जियो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता। और मैं जो प्रेडिक्शन देता हूँ उसमें कैश फ्लो, इंटेंट, बॉडी लैंग्वेज और हिस्ट्री, ऑल थ्री जब तीनों टैली होता है उसके बाद में प्रेडिक्शन देता हूँ। हाँ। तो वो एक्यूरेसी तो इनके बस की बात है। आपका जब मैं सबसे पहले जो हम लोग बात करते थे, आपने मुझे बताया था कि यू स्टडी द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड द बॉडी लैंग्वेज, और उसके साथ आप बाकी डेटा कंबाइन करते हैं। वेरी यूनिक आपने बताया था शुरू में। इट स्टक विद मी, क्योंकि वो वेरी फ्यू पीपल डू दैट। और मेरे में इतनी क्षमता नहीं है लोगों को ऑब्जर्व करने की, क्लोज की। मैं थोड़ी देर देखता हूँ फिर अपना बाकी काम करते हैं। देयर इज नो टाइम फॉर दिस। अभी भी वो लोग सर खुजा रहे हैं कि जापान क्यों डिसाइड करेगा ईरान इजराइल का।
नहीं बताने वाला मैं। वो लोग आपको फीस दे सकते हैं, एनालिस्ट कैन पे यू टू लर्न अबाउट इट। उनको बोलो यहाँ पे भी हम मॉडल चला रहे हैं, यू कैन गिव अस अच्छा पैसा मांगिए, $1 लाख मांगिए, $1 लाख। नहीं नहीं, हमें कोई फीस की इच्छा नहीं है ना हम, क्योंकि ये देखिए आदित्य जी, अगर ये गलत हाथों में, जो क्योंकि मैं एनालिसिस का बता दूं सब कुछ, हाँ, तो अगर ये गलत हाथों में जाएगा पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो उसका नेगेटिव इंटरनेशनल यूज भी हो सकता है। तो हम एब्सोल्युटली, क्यों बताएंगे? बिल्कुल नहीं उससे अच्छा बताएंगे। है इनका जो ये लोग जोकरगिरी करते रहते हैं एज एक्सपर्ट्स, तो वो खुद ही मेरा हैंडल चेक कर करके अपने आप को सुधारेंगे, और क्या। आपको फॉलो करते करते एस्ट्रोलॉजर्स भी सुधर रहे हैं आजकल। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का प्रेडिक्शन बदल गया है। अभी मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो उनका जो मंगल ग्रह कहीं और ना पहुंच जाए, अभी उनका भी ऐसा हो गया। एक पता नहीं, क्योंकि वी डोंट एक नो। जैसे यूक्रेन वॉर में आपने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया कि इट्स ए लोकलाइज वॉर टू अवॉइड द वर्ल्ड वॉर 3। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था आपका। पहले आपने बोला था। फिर ईरान इजराइल का फिक्स मैच हुआ। वो दोनों ने बोला हम बम फेंकने वाले हैं, यहाँ फेंकेंगे, अच्छा आप वहां फेंक दीजिए, हम आप वहां फेंकेंगे, आप वहां फेंक दीजिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे का मजाक भी बना रहे हैं। हार्ट अटैक पड़ रहा है सारे लुटियंस के यूट्यूब एनालिस्ट का, कि वो उनके सारी प्रोडिक्शंस पे पानी फिर चुका है। कहीं पे कोई वॉर होने वाला नहीं है, ना भारत नहीं, तैयार, ना चीन प्रेडिक्शंस तैयार। तो देखिए देखिए प्रेडिक्शंस तो उनके बस की ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए सब सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए। लेकिन ये जो लोगों को टेंशन देने का काम वो जो करते थे, इतनी एंजाइटी और पेसिमिज्म पास ऑन करते थे यूट्यूब से, कि भारत को तो कल ये हो जाएगा, चाइना ये कर लेगा, वो ये उखाड़ जाएगा, तुम्हारी गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। ये जो नेगेटिविटी वो फैलाते थे ना स्क्रीन पे, वो मेरी वजह से बंद हो चुकी है, क्योंकि बड़े अच्छे स्माइल के साथ मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं होने वाला। शुभम अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, जय श्री राम टू बोथ ऑफ यू। जय श्री राम। आपने जैसे ही जय श्री राम लिखा, योर कमेंट वाज ऑन टॉप ऑफ माय लिस्ट। What about the de-dollarization effect on chemical and agrochemical sector on Western exports? हम्म, हम्म। देखिए, अगर वेस्टर्न, एक चीज है कि भाई फार्मिंग तो बूम होने वाला है, वो वेस्ट में भी बूम होने वाला है, सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह। तो हो सकता है उस वो डिमांड कंटिन्यू रहे, क्योंकि फार्म सेक्टर तो उसका परचेज, उसका जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा। तो ये डिमांड हो सकता है कंटिन्यू करे, वेस्टर्न एक्सपोर्ट्स वाली, हो सकता है। फ्यूचर ऑफ मिड टर्म स्टेट इन, ये तो आप ऑलरेडी पूछ चुके हैं। मिड टर्म स्टेट इन आयरलैंड, मैं तो बोलता हूँ कि भाई आयरलैंड को वहां पे प्रचार करिए, अभी सबको जरूरत है प्रचार की अभी। तो वहां पे फुल टर्म स्टे को करिए, मिड टर्म सनातन स्टे की क्या जरूरत है। वेस्ट को सनातन की जरूरत है। जरूरत है अभी यहाँ पे सतोलॉजी का हमारा प्रचार का ही काम है, तो आप लोग जुड़िए, ट्रेन हुई फिर प्रचार करिए इधर। इट्स ए न्यू ऑक्यूपेशन, ब्राह्मण चाहिए हर जगह, और कोई भी बन सकता है पढ़ लिख के। करण खटवानी बोल रहे हैं, अंकित जी और राइट अबाउट एवरीथिंग, आई मूव बैक टू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर लिसनिंग टू यू, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम सूरत, इज इट ए गुड डिसीजन टू मूव टू दुबई? हाँ, दुबई एंड सूरत बोथ आर गुड। वैसे भी ये भी तो प्रेडिक्शन डाला था मैंने कि मंदिर होते ही वहां पे बारिश भी होनी है, बारिश भी हो गई। तो एक बात समझें कि आप, अ, जैसे जैसे ये आईएमएफ कॉरिडोर आगे बढ़ेगा, ज्यादा ही होगी तो बारिश, कुछ ज्यादा ही होगी। सूरत और दुबई दोनों ही अच्छा अ, उसका फ्यूचर है, दोनों सिटीज का। दैट इज फाइन, दैट डिसीजन इज फाइन। Yeah. और इनका मुझे ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा, दे टेक यू सो सीरियसली, इंडिया मूव हो गए कुछ शो, आपका आपको हाँ, सुन के। ऑस्ट्रेलिया में रह के क्या करोगे, दैट इकोनॉमी इज डन, ऑलरेडी डन। जो वहां पे रह रहा होगा उसको पता ही होगा, इट्स डन। सिडनी में से एक्सोडस हो रहा है, क्लियर दिख रहा है, राइट? एक्सोडस तो होना ही है, मैंने 2030 प्रेडिक्ट किया है, ग्रेट माइग्रेशन शुरू होगा। जितनी भी टेक और फाइनेंस कैपिटल्स हैं, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, सिडनी, टोरंटो, वहां से ग्रेट माइग्रेशन शुरू होगा, वो तो तय बात है। और ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स खेती में घुस रहे हैं, तो मैं भी खेती में घुस चुका हूँ, तो आप देख लीजिए। मैं भी अब, पहले मैं सॉफ्टवेयर बनवाता था, अब मैं आलू उगाता हूँ, तो देयर इज अ डिफरेंट थिंग नाउ, कॉर्न, मेज, बीन्स, ऐसे है ना। ये सो थैंक यू ऑल वेरी आई मच फॉर थिंक ज्वाइनिंग।
कुछ पॉइंट बोल रहे हैं आप, कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई फार्मिंग इज द न्यू रिच लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, इज गोइंग टू बी फार्मिंग। क्योंकि आप कितना अच्छा टेक लेके आ सकते हो सकता है बहुत कम कॉस्ट में अच्छा खासा आउटपुट आपको मिल जाए, क्योंकि अब करेक्ट, मॉडर्न टेक इतना आपको अवेलेबल है। तो आप राइट, सॉइल हेल्थ के बारे में जान सकते हो, ऑर्गेनिक कुछ उगा सकते हो, जिसके एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं आपको, क्योंकि पूरे गल्फ को चाहिए फूड। तो फूड प्रोसेसिंग और फार्मिंग दोनों को अच्छा खासा स्कोप है। अब तो टेक्सटाइल का भी है, क्योंकि कलरफुल क्लोथ्स जो आ गए हैं, जो मैंने प्रेडिक्ट किए थे गल्फ में, डी हाँ। रेडिकलाइजेशन में, तो और टेक्सटाइल के लिए भी उतना ही अच्छा स्कोप है। और आप भी फैशन आइकन बन चुके हैं कलरफुल कुर्ता पहन पहन के। अभी वो हाथी वाला पहना है आपने, हाथी वाला। तो दिस वन इज द एलिफेंट। हाँ, तो ये इसका आपको भी वो होगा, मुझे भी खरीदना है इस तरह के कुर्ते अभी। और मेरे पास तो सारे ये अमेरिकन कुर्ता होता है, जीन्स की शर्ट, गरीबों का कपड़ा होता है। तो वो उसको लेबर वाला है, लेबर लेबर वाला वाला है वो। जॉर्ज जॉर्ज आपको इज वेयर। आप, आपको जीन्स पहन के माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे खेती में भी अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें अगर आप अच्छा। जमीन पे बैठते हैं तो कपड़े खराब होते हैं तो यू डोंट केयर, तो इससे चलता है। अच्छा। तो और तो एक मुझे बता दीजिए लास्ट जाते जाते, फिर हम लोग 2 हफ्ते के बाद वापस होगा, 1 हफ्ते के बाद एक शो होगा। तो ये हम्म। जो आज जो भारत की जो पोजीशन है, और भारतीयों से बोलूंगा बार बार कि अंकित जी का सुने, वोट करने जाएं, और सीरियसली जाएं, क्योंकि ये इट इज अ वेरी प्रॉब्लम अगर आप कम वोट करने नहीं जाते हैं। और डिसरिस्पेक्ट भी है मोदी जी को, इतना सब करने के बाद आप एनकरेज तो करेंगे ना, कोई इतना मेहनत करता है तो एनकरेज तो आपको करना चाहिए। और ये फॉरेन जो जितना भी मीडिया जो बोल रहा है आपको कि मोदी जी के विरुद्ध में जो बात कर रहे हैं, तो उन सबको आप इग्नोर करिए फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग। क्योंकि अभी देश इज मोर इम्पोर्टेंट। बाद में कोई और लीडरशिप आएगा, वो कोई और बात करेगा। मैं चाहता हूँ एक दिन अंकित जी प्राइम मिनिस्टर बने, उस पर उन्होंने प्रेडिक्शन नहीं किया है अभी तक। तो एनीवे anyway, नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में कोई नहीं है इंटरेस्ट। नहीं, आप एज इकोनॉमिस्ट जाइए वहां पे, और क्या है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स इज नीडेड। फॉर पॉलिटिक्स इट इज इम्पोर्टेंट गुड पीपल कम। और राजनीति तो सिर्फ भारत में होती है, पॉलिटिक्स भारत में नहीं होती, राजनीति अलग होती है, पॉलिटिक्स अलग होती है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो टाइम चल रहा है, इसमें मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दिख रहा है सबको। हमेशा तो होना भारत चाहिए। तो भारत का इसमें क्या पोजीशन है, क्या क्या फ्यूचर दिखता है आपको, क्या किस लेवल पे वो लेके जाएंगे? ऑलरेडी गुड है, लेकिन इट हैज टू गो देखिए नेक्स्ट लेवल। देखिए ये ऑफिशियली भी आ चुका है हमारे फोर्सेस से, कि भाई अखंड भारत के जितने भी छोटे छोटे हमारे भाई हैं, उनका डिफेंस हम देखेंगे। वो क्यों अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर में पैसा वेस्ट करेंगे, राइट? तो ये थर्ड टर्म जो है, ये अखंड भारत की स्थापना का टर्म है ये। तो आपको बॉर्डर्स चेंज होते हुए दिखेंगे इस थर्ड टर्म में, राइट? उसके लिए आपको वोट करना है, अगर देखना है, विटनेस करना है तो। और जो मैं बताता हूं कि जैसे ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी सीट फाइनल हो जाएंगी, तो बहुत सारे छोटे देश जिनको एक एडिशनल वोट मान के हम चलते थे, फिर वो जरूरत नहीं रहेगी, राइट? तो एसिमिलेशन बहुत फास्ट हो सकता है। जैसे भूटान है, अब छोटे छोटे देश, नेपाल है, तो इवेंचुअली 10 15 20 30 साल में, जो 2047 जो हम विकसित भारत बोलते हैं, तो फिर वो छोटे देश जो है, अगर वो सामने से प्रपोजल लेके आते हैं कि भाई हमको इंडियन भारत में ज्वाइन होना है, क्यों नहीं होंगे? और फिर नई पार्लियामेंट तो बनी अखंड भारत के लिए है, उसमें तो बाहर म्यूरल लगा हुआ है अखंड भारत का, चाणक्य का भी लगा हुआ है। तो इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन। पर यह है कि पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हो जाए, तो फिर आपको ये इंडिविजुअल कंट्री के वोट्स नहीं चाहिए फेवर में। जैसे भूटान का एक वोट हो गया, नेपाल का एक वोट हो गया। तो लॉन्ग टर्म आप ये वो अखंड भारत को ऑब्जेक्टिव बना के, क्योंकि जो मैं बताता हूँ कि भाई 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का दिन इज द सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे ऑफ अखंड भारत, राइट? बहुत आपको प्यार लोग भेज रहे हैं बार बार। इज अ फेवरेट, इज अ फेवरेट, सब लोग बोल रहे हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और उनका भी समय हो गया, उन्होंने आज आधा 45 मिनट बोला था, 1 घंटा बात कर रहे हैं। एंड ठीक है। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले शो में जरूर जुड़िएगा अपने क्वेश्चंस के साथ, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लोगों को बताइए, ट्रेन होइए।
क्योंकि जिस तरह आपको डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सनातन धर्म के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जस्ट लाइक दैट, सेम वे, बोथ वेज सेम वे। तो अगले शो तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू अगेन। जय हिंद। जय हिंद।